नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खाली। आजकल हम गांव के भ्रमण पर हैं और आज हम मौजूद हैं रुद्रप्रयाग जिले के कोटमल्ला में हरियाली देवी क्षेत्र में। यहां हम आपकी मुलाकात कराएंगे एक ऐसी शख्सियत से जो है किसी परिचय के वैसे मोहताज नहीं है, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे कि गाँव के बारे में, आर्थिकी से लेकर के, रोजगार से लेकर के, गाँव के संरक्षण से लेकर के और कैसे गाँव को समृद्ध बनाया जा सकता है, इस बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ हैं जगत सिंह जंगली जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका पहाड़ टीवी पर सर। सबसे पहला सवाल, जंगली बनने का सफर कैसे तय हुआ, कब इसकी शुरुआत हुई? आदरणीय खाली जी, सबसे पहले तो मेरा आपको प्रणाम, सभी लोगों को मैं नमस्कार करता हूँ। ये 1974 के दशक की बात है। मैं सीमा सुरक्षा बल में सेवारत था। मैं एक बार छुट्टी आया तो देखा यहाँ महिलाओं की दुर्दशा। सुबह उठे घास के लिए जंगल, शाम उठे कोई गिर गया, कोई ऐसी घटनाएं घटती रही गाँव में। आज तो नहीं है, लेकिन पहले घटती रही। कोई घास के लिए गया तो वहीं गिर गया, कि हाथ टूट गए, पाँव, कई तो मर भी गए। ऐसी घटनाएं घटते थे तो उसकी पीड़ा मेरे मन में आई। और मैंने एक रात ऐसे ही, हमारे यहाँ भी ऐसी घटना घट गई, तो मेरे मन में एक बात थी कि अगर इस एक लकड़ी और घास के लिए जीवन हमारा बर्बाद हो रहा है, इसका कैसे करके हम समाधान दे सकते हैं। तो मेरे पास एक बंजर पड़ा हुआ था। वो बंजर काफी बड़ा बंजर था, बाप दादों का। वहां पर मैंने पेड़ लगाना शुरू किया और मेरे ये मेरा रूटीन बन गया कि मैं साल भर में 2 बार छुट्टी आता था। मैं कश्मीर में था, मेरी डिप्लाई कश्मीर में थी। मैं 52 बटालियन BSF में था और मैं एक कैजुअली और एक ऑन में घर आता था, लेकिन मेरी दिनचर्या पेड़ लगाना, उनको बनाना था। और उसके बाद सन 1980 में कंपल्सरी घर आ गए, रिटायरमेंट आ गया। और उसके बाद मेरी दिनचर्या वो जंगल हो गए, क्योंकि मेरे मन में दर्द था, पेन था। और मेरा अपना मानना है, किसी भी सफलता के पीछे दर्द का होना बहुत है। अगर आपके मन में कुछ भी आप काम करें और उस काम के प्रति दर्द नहीं है, तो वो काम आपका सफल नहीं हो सकता। दर्द मेरे मन में था, उसी दर्द को लेकर मैंने जंगल बनाना शुरू, भिन्न भिन्न प्रजाति के वृक्ष लगाना शुरू किए, जंगल बनाना शुरू किया। वहाँ की मिट्टी के संरक्षण की बात की, पानी के संरक्षण की बात की। और फिर मेरे दिमाग में एक था कि संस्कृति भी तो हमको चाहिए, बिल्कुल, उसका संरक्षण भी होना चाहिए। तो वो कौन से पेड़ है, पहिया है। देखिए, जो पेड़ हमारे संस्कृति से जुड़े, पीपल है या जो बड़े बड़े अच्छे संस्कृति जुड़े, उनको भी लगाना शुरू किया। और वो एक करते करते एक मिश्रित वन बन गया। जंगली नाम सबसे पहले कहाँ से? जब मैंने 74 में शुरू किया और 1993 में जाकर के मैं पहली बार अखबार में छपा। और जब मैं अखबार में छपा तो 1993 में यहाँ पर एक गोष्ठी हुई, एक राजकीय हाई स्कूल लदौली करके हमारे नजदीक है, पर्यावरण शब्द आ गया था। तो उस गोष्ठी में मुझे बुलाया गया कि आप आइए, आपने यहाँ पर 2 शब्द बोलने। तो मैं गया। तो बाद में वहाँ के प्रधानाचार्य, सोशल वर्कर, क्षेत्र के जितने भी लोग थे, उन्होंने एक सलाह करके एक सर्टिफिकेट बना रखा था। उसमें प्रिंसिपल साहब के हस्ताक्षर, लोगों के हस्ताक्षर, सबके। और वो सर्टिफिकेट में लिखा था कि आज से हम इनको जंगली की उपाधि से सम्मानित करते हैं। मेरे जीवन का पहला सम्मान था, जंगली की उपाधि से मुझे सम्मानित किया गया। ये एक बड़ी बात है, जंगली की उपाधि पहली बार सम्मानित किया गया, वो भी जंगली नाम से सम्मानित किया गया। और सबसे बड़ी बात, पहले देश की सुरक्षा के लिए सीमा पर तैनात थे और उसके बाद अब गांव की जो सुरक्षा है, गांव को कैसे आर्थिक रूप से मजबूत बनाया जाए, लगातार उस विषय में शोध कर रहे हैं, लगातार उस विषय में रिसर्च कर रहे हैं। सर, एक बड़ा सवाल, आज गांव के हालात धीरे धीरे पलायन, आप देख रहे हैं कि लगातार पलायन हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है उत्तराखंड में और इस वजह से जो है लगातार पलायन हो रहा है। आपका क्या सोचना है इससे? देखिए, सच्चाई ये है कि जब भारत आजाद हुआ, उत्तराखंड राज्य बना, तो हमने हर चीज को, हर आदमी को आर्थिकी से जोड़ने का प्रयास नहीं किया, परियोजनाओं से जोड़ने का प्रयास ज्यादा हुआ, प्रोजेक्टों से जोड़ने का प्रयास ज्यादा हुआ। लेकिन अपनी आर्थिकी को हम कैसे सरसब्ज करें? देखिए, 2-3 चीजें हैं।
जो मैंने अपने बचपन में देखा कि हमारे पहाड़ का पहले से ही रुझान रहा है नौकरी। हम पैदा भी हुए तो पढ़ाई लिखाई करके नौकरी करो, भर्ती हो जाओ, फौज में जाओ, ये करो, ये तो हमारा पहले से रहा। लेकिन हमारे बुजुर्गों ने ये नहीं कहा कि भाई तुम कोई खेती भी करो, क्योंकि हल कौन लगाएगा, और हल लगाएंगे पढ़ा लिखा आदमी तो उसकी तो शादी भी नहीं होगी। लेकिन नौकरी करके दिल्ली में अगर कोई बर्तन भी मान रहा होगा, जब छुट्टी आएगा तो कहे दिल्ली में नौकरी कौन हुई हो, तो उसको तो लड़की मिल जाएगी, उसकी शादी हो जाएगी। हमारा जो शुरू से ही जो स्ट्रक्चर रहा वो नौकरी रहा, और वो स्ट्रक्चर घर कर गया हमारे मन मस्तिष्क पर, और जिसका नतीजा आज हम पलायन के रूप में भोग रहे हैं। लोग नौकरी के लिए गए, थोड़ा पैसा कमाया और वहीं जगह जमीन खरीदी, वहीं बस गए पढ़ाई लिखाई के चक्कर में, और फिर वो वहीं के रह गए। अब उस पर ब्रेक आप कोरोना ने लगाई। अब लोगों की समझ में आया कि जो हमारी जमीनें हैं उन जमीनों का हम उपयोग और उपभोग किस तरह करें। बात तो इकोनॉमी की है, आप नौकरी भी कर रहे हैं तो इकोनॉमी तो है, पैसा कमाने के लिए तो आप नौकरी कर रहे हैं। अगर वही पैसा, मैं छोटी सी आपको बात बता रहा हूँ, एक आदमी के आराम से यहाँ पर 2 गाय पाल सकता, एक व्यक्ति वो 2 गाय पाले, उसको कम से कम महीने के 20,000 रुपये उसके घर में आ जाएंगे। अगर वो 10,000 रुपये गायों पर खर्च भी करेगा, लेकिन विशुद्ध इनकम उसकी 10,000 उसके घर में रहेगी। न उसकी किसी पर दबाव रहेगा, न उस पर किसी का अनुशासन, कुछ नहीं। वो अपना स्वच्छंद होकर 2 गाय पाल करके भी अपना जीवन को आराम से जी सकता है, सम्मान से सही। ऐसे ही बहुत सारी चीजें हैं। तो इस दिशा में हमको ध्यान दिए जाने की जरूरत है। और फिर क्या है, हमने उत्तराखंड को, जो सबसे बड़ा मेरे मन में एक पेन होता है कि हमने उत्तराखंड को समझा क्या है, समझा ही नहीं हमने। उत्तराखंड का भूगोल ही नहीं पता, वो पढ़ाया भी नहीं जा रहा है, पाठ्यक्रम में भी नहीं आता है। अरे उत्तराखंड का भूगोल पढ़ाओ पहले, अपने आप को समझो पहले, अपनी जमीनों को समझो पहले, अपने जंगलों को समझो पहले, अपने पानी को समझो पहले। अपनी धरा को ही नहीं समझ पाए हम क्या पढ़ रहे हैं। अरे हमारे पास भावर है, तराई है, दून वैली है, मध्य हिमालय है, उच्च हिमालय है, ट्रांस हिमालय है। हमारे पास क्या नहीं है? हमारे पास सुंदर बुग्याल है, हमारे पास भावर जैसी सुंदर जमीनें हैं, तराई में हमारा सुंदर अन्न पैदा हो रहा है, दून वैली हमारी आकर्षक है, मध्य हिमालय हमारा खान पान खेती के लिए बहुत ही सुंदर है, उच्च हिमालय में हमारी जड़ी बूटियां हैं, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन समायोजित करके एक इस पर प्लान बनाने की जरूरत है, वो बन नहीं पाया। हम प्लान की बात कर रहे हैं, लेकिन प्लान को हमने जोड़ा किस चीज से? हमने आम आदमी को ये नहीं समझाया कि बेटा तो खेतों से जोड़। हमने कहा तो मुर्गी फार्म खोल, तो मधुमक्खी फार्म खोल, तो ये फार्म खोल, तो वो खोल। लोगों ने फॉर्म भरे, इंटरव्यू दिए, मंजूर हुए लोन, और फिर कोरोना गया और वो सारे फिर चले गए दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, जहाँ से आए थे चले गए। फिर वही गाँव के डाके थे, क्योंकि देश नहीं बन पाया। जो गाँव में रह रहा है, चाहे वो मजबूरी से रह रहा है, अरे तुम उसको एक बार सरसब्ज तो कर दो, दूसरा तभी आकर्षित होगा ना। अरे हमारी शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध भोजन की तरफ सारा भारत आकर्षित है, सारा विश्व आकर्षित है। यहाँ का आदमी को आकर्षित करने के रास्ते खोलो ना, कि अपने जंगलों से, अपने पानी से, अपनी मिट्टी से हम कैसे जुड़ेंगे? जब तक हम इन चीजों की, अपनी संस्कृति से हम कैसे जुड़ेंगे? अरे वाह, क्या संस्कृति है हमारी। बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ा सवाल है कि रोजगार पर जो हमारी अभी बात हुई कि रोजगार को कैसे जो है एक उत्तराखंड के जो सुदूर जो गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, वहां पर कैसे युवा एक स्वरोजगार कर सकता है, अपनी माटी से कैसे जुड़ सकता है, अपनी संस्कृति से कैसे जुड़ सकता है और अपने गांव को कैसे आबाद कर सकता है। तो जंगली साहब का साफ कहना है इस बात पर कि कहीं न कहीं जो मूल तत्व है उससे जुड़ने की आवश्यकता है। जो तमाम छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं, मशरूम उत्पादन, तमाम तरह की चीजें शॉर्ट टर्म के लिए, उसकी बजाय एक लॉन्ग टर्म कहीं ना कहीं युवाओं को देखना पड़ेगा।
एक बड़ी बात है जंगली साहब कि आजकल एक स्टेटस सिंबल हो गया है। लोग सोच रहे हैं कि खेती करेंगे तो उनकी कहीं ना कहीं इमेज कम हो जाएगी। कई बार इस तरह की बात भी निकल के सामने आती है और लोग अपने बच्चों से खेती नहीं करवाना चाहते हैं। ठीक है, आपका क्या विचार है? अरे कमाल है। मैं उन्हीं को उनको संदेश दे रहा हूँ कि मैं जंगली हूँ, जंगल बनाया मैंने, जंगली लोगों ने कहना शुरू कर दिया। मेरा क्या स्टेटस घट गया? मैं तो 40 साल मिट्टी में रहा हूँ, बंजरों को खोदता रहा हूँ, मेरा क्या स्टेटस घटा है? और जब मेरा स्टेटस नहीं घट सका, मेरा बेटा MSc है एनवायरमेंट साइंस से और मेरे साथ काम कर रहा, उसका स्टेटस नहीं घटा। अब स्टेटस की परिभाषा पहले समझो, स्टेटस क्या होता है पहले तो आपको परिभाषा समझनी। बिल्कुल। अरे जिस संस्कृति को लेके हम आगे बढ़ रहे हैं, उस संस्कृति के जन्मदाता कौन है? हमारे वेद पुराण है, हमारे धर्म ग्रंथ है। उनका कहाँ हुआ? उनका प्रारंभ कहाँ हुआ? जंगलों में हुआ, शुद्ध हवा में हुआ, शुद्ध पानी में हुआ, प्रकृति में हुआ है। और हम कमोबेश उन्हीं के संतान आगे बढ़ रहे हैं। हमें कैसे एलर्जी हो गई भाई कि हम स्टेटस का सवाल क्यों आया है? हम तो बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं। उत्तराखंड के लोगों से बड़ा सौभाग्यशाली कोई है हो सकता है? अरे कमाल है, 4 धाम हमारे पास, सारी मिट्टी हमारी बह बह करके मैदानों को सरसब्ज कर रही है। क्या खेती उग रही है, सारी मिट्टी हमारी बह रही है। पानी हम माँ गंगा जैसी पवित्र नदियां, यमुना जैसी हमारे पास हैं, पवित्र नदियां हमारे पास हैं। और हम स्टेटस की बात क्यों आ गई? आप क्यों देख रहे हैं दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, अमेरिका, जर्मन, फ्रांस, ब्रिटेन, उनको क्यों देख रहे? सारे अगर आप चाहें तो सारा विश्व आपके गाँव है। एक बड़ा सवाल है जंगली साहब, खुद जो है विदेशों से लोग यहाँ पर आते हैं, आपके पास जो है रिसर्च के लिए आते हैं, तब जो है क्या संदेश उन लोगों को देना चाहते हैं आप जो इस वक्त देख रहे हैं कि वो तो उनकी तरफ आकर्षित हैं लेकिन वो आपकी तरफ आकर्षित हैं, वो कहीं ना कहीं आपके उसको देखने आते हैं। वो जब जाते हुए कहते हैं, मुझे बड़ा ताज्जुब होता है, वो जाते हुए कहते हैं कि यहाँ के लोग तो बहुत भाग्यशाली हैं। तो मैं उस वक्त उस पर बहुत मनन करता हूँ कि भाग्यशाली हैं हम, कैसे भाग्यशाली? यहाँ का आदमी तो यहाँ है ही नहीं, तो भाग्यशाली काहे के हुए हैं? वो जब इसकी विवेचना करते हैं कि यहाँ शुद्ध हवा है, ऐसी हवा है, प्राकृतिक ऑक्सीजन, शुद्ध पानी, हमारी थारी मंगरी पंजे हम शुद्ध पानी है, हमारा शुद्ध भोजन जिसके ऑर्गेनिक फूड की आज पूरा विश्व कल्पना कर रहा है वो तो उत्तराखंड में ही है। हमारे पास हर चीज ऑर्गेनिक है, हमारे फल ऑर्गेनिक है, हमारी स्पाइसेस ऑर्गेनिक है, हमारे गेहूं चावल जो भी हमारी खेती सब्जियां सब ऑर्गेनिक है। अरे उस ऑर्गेनिक को अगर हम नहीं खा के जीवन जी रहे हैं और सारा विश्व उसके पीछे दीवाना हो रहा है और हम फिर वही केमिकल खाने के लिए भाग रहे हैं जगह जगह, हम क्या बनना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं? हमको पता है कि जन्म और मृत्यु हमारे हाथ नहीं है। एक दिन जन्म होना, एक दिन मृत्यु होनी। तो भाई आप अपनी भूमि में रह के जन्म लिया ना, अगर आप वहाँ मृत्यु में को जाते हैं तो आप इस पर मनन कीजिए जरा। बिल्कुल ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात। एक सवाल और है सर, आपको बता दें पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं, ये आसपास जो है कीवी से लेकर के और तमाम वो चीजें भी मौजूद हैं, पूरा मिश्रित जंगल है। चाइना से लेकर के अमेरिका से लेकर 7 समंदर पार जितने देश हैं वहां पर जो भी पेड़ पौधे तमाम तरह की चीजें होती हैं वो जंगली साहब ने यहाँ पर अपने मिश्रित जंगल में उगाई हैं। और आपको एक बड़ी बात आपको बता दें, उत्तराखंड के लिए ऑक्सीजन के लिए जो है एक बड़ा एक जो मुहिम जो है जंगली साहब ने चलाई कि ऑक्सीजन कहीं ना कहीं उसके रॉयल्टी कम से कम उसको मिलनी चाहिए उत्तराखंड वासियों को, क्योंकि सबसे शुद्ध हवा इस पूरे हिमालयी क्षेत्र में मिलती है। उत्तराखंड के लिए ऑक्सीजन की रॉयल्टी, इसके लिए एक बड़ा आपने आंदोलन किया, क्या उसका रिजल्ट निकल के आएगा और क्या भविष्य उसका रहेगा? सबसे पहली बात तो डायलॉग की है, एक विचार की, उसका लाभ कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, लेकिन विचार बड़ी बात। जंगल में बैठा हुआ था, बारिश लगी हुई थी, तो हमारे इंटरमीडिएट कॉलेज के मास्टर घूमने आते थे, तो वो भीग गए, तो वो मेरे जंगल में आ गए कि जंगली जी चाय चू पी बैठे रहे। लास्ट में उनका जंगली जी आप बड़े भाग्यशाली हैं,
आप सुंदर हवा में हैं। मेरे दिमाग में एक बात स्टार्ट की कि भाग्यशाली और हवा का होना का क्या मतलब है। मैं साहब अगले दिन सुबह श्रीनगर चले गया हाईप्रेक में। हाईप्रेक में साइंटिस्ट नौटियाल जी, दोनों नौटियाल जी, प्रसाद जी वगैरह सब बैठे हुए थे। मैंने कहा भाई ये हवा क्या है, उनका ऑक्सीजन है। तो मैंने कहा इसका डाटा क्या है, उनको ढूंढा नहीं मिल रहा। तो प्रसाद जी वहां पर बैठे हुए थे, तो अभी भी है। प्रसाद जी ने मुझे बुलाया, जंगली जी मैं जानते हैं आप पेड़ पौधों से संबंधित और उसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं बता देता हूँ ऑक्सीजन का सीधा संबंध पेड़ पौधों से, और जिन पेड़ पौधों से आपका संबंध है तो इसीलिए ये पेड़ पौधे इतना ये लाभ देते हैं, इतना ये लाभ। उन्होंने पूरी गणित समझाई। मैं घर आया, मैंने इस क्षेत्र के 7-8 प्रधानों को बुला के एक मीटिंग की कि भाई हम इतना कुछ कर रहे हैं, इतना ऑक्सीजन दे रहे हैं, हवा जिसको हम कह रहे हैं, पानी इतना हम दे रहे हैं देश को, हमको मिल क्या रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, हम हवा में ही हैं। चलो मेरे साथ दिल्ली और इसकी मांग करते हैं, ऑक्सीजन की रॉयल्टी की बात करके हमको रॉयल्टी दी जाए। 30 लोग तैयार हो गए मेरे साथ चलने के लिए, और हम यहाँ से दिल्ली राजघाट पहुंच गए 25 दिन पैदल हर जगह, चाहे आपका हरिद्वार हो, यहाँ से लेके हरिद्वार, रुड़की, मुजफ्फरनगर, खतौली, मेरठ, गाजियाबाद, मोहननगर से दिल्ली होते हुए हम जब पहुंचे तो हम हर जगह डायलॉग करते रहे। मेरे पास उनके लेख हैं आज भी। मटौर में अनुराधा चौहान प्रधान थी, मटौर की प्रधान, उसने लिखा हुआ है कि जो मेरे हमारे आज खेतों में गन्ना है वो उत्तराखंड के लोगों के बदौलत है। उसका लेख है मेरे पास, उसके साइन है, उसकी मोहर है। ऐसे ही अनेक प्रधानों की पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरे पास लेख है। तो जब हम इसको लेके दिल्ली पहुंचे, राजघाट पर हमने यात्रा तय, तो मैं अगले दिन हम माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय गुजराल जी को मिले, महामहिम राष्ट्रपति के नारायण जी को मिले, उस टाइम के पर्यावरण मंत्री सैफुद्दीन सूद को मिले, और हमने उनके आगे ये कहा कि हम पेड़ लगाते हैं, पेड़ से हवा निकलती, वही ऑक्सीजन है, वही पानी है, पानी से भी ऑक्सीजन निकलती है, वो सब हम दे रहे हैं, लेकिन इसके एवज में हमको कुछ नहीं मिल रहा है, इसके हम रॉयल्टी चाहते हैं। और मैंने कहा देखिए, ये रॉयल्टी कोई लाभ लेने के लिए, बल्कि ये संरक्षण का भी इसमें पुत्र है। बल्कि ऐसे मैंने कहा अगर आप रॉयल्टी हमको देंगे तो लोगों का आकर्षण पेड़ पौधों पर की तरफ जाएगा। और भाषा मैं आपको सच बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के साथ बता रहा हूँ कि जब मैंने 97 में, तो 97 के बाद ही पर्यावरण की ललक शुरू हुई, और उस अखबार का एक पन्ना पर्यावरण का हो गया था। 97 के बाद, उससे पहले दिखा दीजिए मुझे कभी इक्का दुक्का कोई न्यूज चलती, लेकिन 97 के बाद, क्योंकि मैंने घर घर जाके लोगों को बोला कि पेड़ लगाओ, हम इसका पैसा मिलेगा आपको। एक बड़ा सवाल है जंगली साहब, आप लोगों को बता दें, पहाड़ टीवी के जितने दर्शक अभी देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की रॉयल्टी अपने आप में बड़ी बात है। कहीं ना कहीं अगर ये मिलनी शुरू हो जाए उत्तराखंड को, तो कहीं ना कहीं जो उत्तराखंड का सर्वांगीण जो विकास है, खासकर गाँव का, जो गाँव आज खाली होते जा रहे हैं, उनमें एक अहम भूमिका इसकी रहेगी। लेकिन जंगली साहब, बड़ा सवाल, पर्यावरण के नाम पर तमाम एनजीओ, तमाम संस्थाएं, तमाम प्रोजेक्ट, ये सब कुछ चल रहे हैं, इसमें आपकी क्या विचारधारा है? आप लगातार कई दशकों से जो है पर्यावरण के लिए काम कर रहे हैं, आपने कोई एनजीओ अभी तक बनाया नहीं है, इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए साहब, मैं जो काम कर रहे हैं, एनजीओ कर रहे हैं, पर जो भी कर रहे हैं अपनी जगह ठीक है, जो कर रहे हैं मैं उस पर कोई बात नहीं करूंगा। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि आर्थिकी का जब तक हम आंदोलन आर्थिकी से नहीं जोड़ेंगे, आंदोलनों का कोई लाभ नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ दिन चलेगा, फिर लोग पालेंगे, लेकिन वो लॉन्ग लाइफ नहीं होगा। हमने जंगलों के संरक्षण की बात की, उसका हमने आर्थिकी से नहीं जोड़ा। हमने पानी के संरक्षण की बात, नदियों के संरक्षण की बात, हमने बहुत सारे संरक्षण की बात, मिट्टी के संरक्षण, सबके संरक्षण की बात, लेकिन वो संरक्षण तक ही सीमित रहा। हमने उसमें इकोनॉमी को नहीं जोड़ा कि आम आदमी कैसे जुड़ेगा इस पानी से, लाभ आम आदमी को इस पानी का लाभ कैसे मिलेगा, इस हवा का लाभ कैसे, जंगलों का लाभ कैसे मिलेगा, आम आदमी को मिट्टी का लाभ कैसे मिलेगा, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं गया सब। बस यही हम मार खा गए। इसलिए आज भी उत्तराखंड प्रोजेक्ट बेस्ड उत्तराखंड हो गया। ये बड़ा सवाल है कहीं ना कहीं कि आर्थिकी से कैसे चीजों को जोड़ा जाए, क्योंकि आर्थिकी सबसे महत्वपूर्ण है। यदि जो युवा हैं वो आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं अपनी माटी से ही सक्षम हो सकें और उनका एक जुड़ाव, कहीं ना कहीं लगाव जो है उस मिट्टी से हो जाए,
तो धीरे धीरे जो उत्तराखंड के जो गांव पलायन लगातार जिन गांवों में हो रहा है वो कहीं ना कहीं वो भी रुकेगा। जंगली साहब, एक बड़ा सवाल है, पलायन को लेकर के ही सवाल है। तमाम तरह के हमारे जो युवा हैं उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे, जो सुदूर जो है प्रदेशों में हैं और वो चाहते भी हैं, उनके मन में है कि वो कुछ करें लेकिन एक दिशा नहीं मिल पा रही है, क्या कहें? मैं एक बात जरूर कहूंगा, पहले तो उनको अपनी जल जमीन जंगल और उसके जीवन को बहुत गहराई से समझना पड़ेगा। उनको अपनी संस्कृति को समझना पड़ेगा, अपने दादा की संस्कृति, अपने परदादा की संस्कृति। मेरे परदादा ने एक आम का पेड़ लगाया, आज भी वो 150 साल का है, वो आम का पेड़। उसकी तरफ आपको सोचना पड़ेगा। फिर पिताजी ने क्या किया उसकी तरफ देखना, कैसे खेती की, कैसे जंगल में क्या हुआ, कैसे करके ये जंगल की सब्जियां, लिंगड़ा कुथड़ा लेकर के हमारा जीवन चला। जंगल की सब्जियां आती रही, जंगलों से आती रही। आज तो हम मार्केट में गोभी वगैरह खाए, गाजर खा रहे हैं, लेकिन हमने जो जीवन है, मेरी माँ 100 साल की है और जब मैं उनको पूछता हूँ तो कहते हैं कि हमने कभी देखा ही नहीं बाजार, हमने तो अपने घर की कड़ाता खाया, हमने खिरोड़ी खाई, हमने लिंगड़ा खाए, कुतड़ा खाए, हमने चंद्रा खाया, हमने चमड़ा, इस तरीके से वो सब्जियां खाई जो मेडिसिन वैल्यू, इसलिए उनको शुगर भी नहीं हुआ, उनको हार्ट की कोई बीमारी, इसलिए 100 साल की उम्र भी वो जो कि हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, और वो अभी 100 साल में जी रहेंगे। तो मेरा जो मेन मकसद है कि हम अपनी संस्कृति, हमारी जड़ें, हमारी संस्कृति से जब तक हम नहीं जुड़ेंगे, उसको जब तक नहीं समझेंगे, तब तक हम ऐसे ही फिरते रहेंगे। मैंने अपनी संस्कृति को समझा, तो मैंने पेड़ पौधे लगाए, 1.5 लाख पेड़ का जंगल है मेरा, मेरे मन है। उसमें मैंने, जो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, केवल बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैंने इसको कार्य रूप में परिणत किया। मैंने उसी जंगल के अंदर अपनी इकोनॉमी जनरेट की, पेड़ों के साथ साथ हल्दी, अदरक, इलायची सब कुछ उगाया हुआ, जो मेरी इकोनॉमी जनरेट करता रहा। पेड़ तो बड़े होते रहे और फिर पेड़ों से फल भी लगने लग गए, आंवले लगने लग गए, माना इस तरीके से मेरी इकोनॉमी जनरेट, इसलिए मैं आज वो मिश्रित बना पाया और इन 40 सालों में आपके आशीर्वाद से। एक बड़ा सवाल है जंगली साहब की, वो जो मैं अभी बात आपसे कह रहा हूँ कि जो युवा हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, वो चाहते हैं, उनके दिल में इच्छा है, पर एक मोटिवेटर नहीं मिल पाता, एक जो है उनको प्रेरणा नहीं मिल पाती। क्या इसके लिए वो करें, क्या सुझाव आप देंगे उनको? वो दरअसल में प्रॉब्लम ये आ रही है कि वो जब डिबेटों में शामिल होते हैं, तो वो जब पर्यावरण की बात होती है, आजीविका की बात होती है, जगह जगह डिबेटें होती हैं, वो शामिल तो होते हैं, लेकिन वो ये नहीं पूछते हैं। भाषण तो बहुत अच्छे सुनते हैं, लेकिन अगर जिस दिन हमें भाषण देने वाले को पूछने की एक परंपरा आ गई कि तुम कहाँ से रहो, तो सब कुछ सच हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। मैं तुमको तो बोल रहा हूँ भाई कि तुम पानी बचाओ, तुम पेड़ बचाओ, तुम ये बचाओ, लेकिन तुम क्या कर रहे हो? खुद वो बोलेगा मैं नौकरी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब तुम्हारी आजीविका की नौकरी चल रही है, तो तुम हम क्यों बता रहे हो? तो तुम खेतों से जुड़ोगे तो क्यों जुड़ेंगे वो? सही बात। क्योंकि प्रैक्टिकल अब आदमी चाह रहा है, प्रैक्टिकल। भाई हम प्रैक्टिकल की बात कर, आज भारत का प्रधानमंत्री प्रैक्टिकल की बात कर रहा है। ठीक है, बड़े किसान, ठीक है, उनके आजीविका ठीक है, छोटा किसान, छोटी जोत का किसान, माने छोटा किसान है हमारा, वो छोटा किसान है जिसके एक खेत है, एक नाली है, 2 नाली, उस 1-2 नाली में उसका जीवन कैसे सुधरे, हमें तो उसको भी फोकस करना पड़ेगा ना। बिल्कुल ठीक। एक बड़ा सवाल और है, उत्तराखंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं, वहां पर जो सीढ़ी नुमा खेत हैं, उनको चकबंदी की लगातार बातचीत होती है। जंगली साहब, चकबंदी को लेकर के क्या कहेंगे? क्योंकि कई लोगों के सवाल भी हैं कि जब तक खेत जोत एक साथ नहीं होगी, कैसे युवा उसमें कुछ उगा पाएगा? सच्चाई ये है जी, हम जब चकबंदी पर आके अटकते हैं, तुम सत्य को नकार देते हैं, केवल एक हवाई बात करते हैं हम चकबंदी। मैं ये कह रहा हूँ, सच्चाई ये है कि चकबंदी, मेरी गणेश सिंह गरीब जी से भी एक रात वो मेरे साथ बैठे, बहुत बात हुई। मैंने कहा गणेश जी, उत्तराखंड में चकबंदी का मतलब है कोर्ट कचहरी, सब भाई बंधु दौड़ रहे हैं कोर्ट में, यही होना है। जो 2 लुटड़ी कुटड़ी जो 2 पैसा कमा भी रखा है, वो भी गंवाना हमने, चकबंदी तो होनी नहीं है। और कैसे? तो मैंने कहा इसलिए कि अभी तक लोगों का यहाँ सेटलमेंट ही नहीं है, अभी तक बंदोबस्त ही नहीं है, गोल खाते हैं, लोगों के नाम जमीनें ही नहीं है।
और जब चकबंदी की शुरुआत होगी तो भाई साहब लोगों में मारपीट हो जाएगी, भाई भाई लड़ पड़ेंगे। ये अपना और इस वजह से सबसे पहले चकबंदी से पहले आपको बंदोबस्त करना पड़ेगा। और चकबंदी का एक और भी दुष्परिणाम होगा उत्तराखंड में। हो सकता है जंगली की बात से कोई सहमत ना हो, लेकिन मैं आज बोल रहा हूँ 50 साल बाद क्या रिजल्ट आएंगे कि हर जो बाहर से पलायन करके लोग गए हैं ना चकबंदी के लिए, वो ज्यादा इंटरेस्टेड है कि हमारा चक बन जाए और हम उसको किसी बम्बई वाले को बेच दें, किसी दिल्ली वाले को बेच दें, विदेशी को बेच दें। आज वो क्यों लेंगे? क्योंकि आज चकबंदी नहीं है, तो वो आप वो जमीन नहीं बेच सकते। लेकिन जिस दिन चक बन गए सबके, बिक जाएगा उत्तराखंड। मैं लिख के दे रहा हूँ। मेरी बात से कोई डिबेट करने के लिए तैयार है तो मैं उसको डिबेट में भी बात बता दूंगा। ये बड़ा सवाल जो है, कवाड़ बिक गया, जोशीमठ कैसे बिक गया? उसी पे मैं आ रहा हूँ। एक बड़ा सवाल कहीं न कहीं खड़ा कर गए हैं जंगली साहब कि वास्तव में उत्तराखंड में चकबंदी की जो मांग चल रही है, यदि चकबंदी हो जाती है तो उसके बाद चक जो बनेंगे और जो लोग बाहर पलायन कर चुके हैं वो कहीं न कहीं उस खेती को बेच भी सकते हैं। जंगली साहब, अब बड़ा सवाल खड़ा होता है भू कानून पर। भू कानून पर क्या कहेंगे, क्या आपके विचार हैं? लोग कह रहे हैं कि उत्तराखंड की भूमि धीरे धीरे बिक जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्या नहीं है, वो नई बात क्या है? आप जाइए ओली और वहां उठाइए नक्शा वहां का। ओली तो सारा बिक गया, देश और विदेश के लोगों ने सारा खरीद लिया। ऐसा उत्तराखंड को बेच दो, कोई बात नहीं, बेच दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सवाल ये है कि असली जो डिबेट होनी चाहिए थी वो हो ही नहीं रही। हम एक छोटी सी डिबेट कर रहे हैं, पानी पर हो, चाहे मिट्टी पर हो, चाहे जंगलों पर। उत्तराखंड का 70% हिस्सा तो वन विभाग के अंडर है। अरे आपके पास है क्या? किसकी चकबंदी चाह रहे हैं आप? 13% के। वो 13% की चकबंदी से आप क्या माला माल हो जाएंगे? अभी तक जंगल हमारे इकोनॉमी जनरेट के साधन नहीं बन पाए हैं। पानी पर डिबेट हो रही जी, खाल बनाओ, चार बनाओ। अरे पानी का मैकेनिज्म जंगल है, इस पर बहस करने के लिए कोई तैयार नहीं है कि ये जंगल जल क्यों रहे हैं, मोनोकल्चर क्यों है। पानी का सीधा संबंध मिश्रित वनों से, जहां मिश्रित वन है वहां पानी की धार फूट रहे हैं। और नहीं तो मैं आपको हरियाली जंगल दिखाऊंगा जो मिश्रित है, और वहां से कई गाढ़ गधेरे निकल रहे हैं। चीड़ी के जंगलों से क्या पानी निकल रहा है? वो तो पानी को जो है भी उसको शोषित करेंगे। वो तो तेजी से बढ़ने वाला पेड़ है, जलता ही रहता है। अब जिससे 3 महीने जो जमीन जलती रहेगी वहां क्या पानी के स्रोत निकलेंगे? वहां तो जो थोड़ा बहुत नमी भी होगी वो भी सूख जाएगी। इस पर कोई बड़ी डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। कोई साइंटिस्ट नहीं है, पॉलिसी मेकर्स नहीं है। और मैं एक दिन दिल्ली में पॉलिसी मेकर्स के साथ बैठा हुआ था, एक डिबेट थी जो उस पर थी, क्लाइमेट चेंज पर डिबेट थी। चिया वालों ने, नैनीताल चिया वालों ने ऑर्गेनाइज किया था, इंग्लैंड के हाई कमिश्नर ने। तो उसमें हम 60 लोग थे नॉर्थ ईस्ट के। तो उसमें मुझे 15 मिनट मैंने उनको एक बार आई, और मैं आपके सामने भी कर रहा हूँ, आपके माध्यम से भी कर रहा हूँ। मेरे पास, मैंने पॉलिसी मेकर्स को बोला कि मेरे पास 1.5 लाख पेड़ हैं, अगर आज मैं इनको काट के बेचता हूं तो मैं अरबपति हूं। मेरे अपनी जमीन में है, तुम क्या कर लोगे? मैं अरबपति हूं, लेकिन मैं उनको काटूंगा क्योंकि ये मेरी संस्कृति मुझे नहीं सिखाती है। मेरी संस्कृति सिखाती है कि इनको पीढ़ियों को हस्तांतरित करना है, और मैंने उनको हस्तांतरित करने की पूरी मंशा बनाई है। क्योंकि मैंने अपने बेटे को MSc एनवायरमेंट साइंस कर रहा, आज वो उसी जंगल मेरे साथ जुड़ा हुआ है, संस्कृति से जुड़ा हुआ है। मुझे हस्तांतरित करना है पीढ़ी को। लेकिन ये सोचना पॉलिसी मेकर्स का काम है, सरकारों का काम है कि वो मुझे क्या लाभ दे रहे हैं। भाई मेरे 1.5 लाख पेड़ों की शुद्ध हवा बह रही है, मेरे जंगल के जड़ में पानी का स्रोत निकला है, वो पानी गंगा में मिल रहा है, मुझे क्या मिला? तो ये मुझे कैसे लाभ मिला और मेरी पीढ़ियों को कैसे सरसब्ज होंगी। और मेरी की बात नहीं कर रहा, मैं इसको पूरे उत्तराखंड की पीढ़ियों से जोड़ के देख रहा हूँ, क्योंकि एक जंगली के अकेले की बात नहीं। मेरा आदमी दिल्ली में है, बंबई में, कल का 100 पेड़ तो उसके हर पेड़ में गांव बंजर में खड़े, उसकी जमीन चाहे बंजर ही है, और 100 पेड़ तो को काट के उसके खेतों में है, उसी हवा तो बही रही ना। बिल्कुल ठीक। तो भाई साहब इसीलिए मैंने रॉयल्टी की मांग की, और 1997 में मैं ऑक्सीजन की रॉयल्टी के लिए दी। बिल्कुल, ये बड़ी बात है अपने आप में। और एक सवाल और
सवाल है कि पारंपरिक रूप से जो खेती चल रही है उत्तराखंड के भीतर, अभी भी लोग जो है जो परंपरागत जो खेती है उसी को लगातार कर रहे हैं। क्या जंगली साहब इस खेती में कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? और कई लोग कह रहे हैं कि जो सुअर और बंदर हैं उनकी वजह से खेती चौपट हो गई है और उनका कहीं ना कहीं रुझान कम हो गया खेतों की तरफ। क्या कहेंगे? मैं आपसे एक बात पूछूंगा, हमारे जब से संस्कृति बनी, गुणी बंदर एक भालू ये तब से हमारे साथ हैं। ये कोई आज नहीं है, थोड़ी ना आए। हाँ, ये बात अलग है कि समय के अनुसार आबादी इनकी भी बढ़ी है। इस पर तो डिबेट होनी चाहिए कि भाई इनके भी संरक्षण की बात हो। हम जंगलों में ऐसी वनस्पतियों का समावेश करें जिससे ये वाइल्ड लाइफ वहीं रुक जाए। ये वन विभाग का काम है, सरकार का काम, पॉलिसी मेकर्स का काम है कि वहाँ फलों के पेड़ लगे, कुकाट फलों के पेड़ लगे, खाना, तिमला, ये छांचड़ी, ये कचना, ये सब जंगलों में लगे, जिससे कि वहाँ जंगली जानवरों का पेट भरना है। अगर उनका पेट वहाँ भर जाएगा तो फिर आप बताइए वो गाँव में क्यों आएंगे? लेकिन वो यह रहा कि चीड़ जंगलों में कुछ खाने के लिए आए नहीं, इसलिए वो गाँव की तरफ आ रहे हैं, सारे वाइल्ड लाइफ। लेकिन एक बात और है, क्या हम ये करके कि जमीन छोड़ देंगे कुकोड़ी बंदर? हम भी उसी संस्कृति के अंग हैं। हमारे बाप दादों ने भी अपने खेतों की रक्षा बड़े बड़े सुअरों से की है। तो ऐसा क्या हम नहीं कर सकते हैं? लेकिन हम जमीन से जुड़े ही नहीं है तो हम करेंगे कैसे? इसके लिए हमको अपनी जड़ों को जमीन से जोड़ना पड़ेगा। परंपरागत जो खेती है उसके बारे में क्या? परंपरागत खेती तो आज पूरा विश्व मान रहा है भाई। ऑर्गेनिक वो परंपरागत खेती का मतलब क्या उसमें कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है? देखिए, इकोनॉमी की, ये इकोनॉमी विश्व है, ये इकोनॉमिकल विश्व है। और इस इकोनॉमिकल विश्व में जब इकोनॉमी की बात आती तो थोड़ा हमें लीक से थोड़ा हटना पड़ेगा, लेकिन जड़ों को नहीं छोड़ना होगा। जड़ों को जमाते हुए हमको इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाने कि कौन सी ऐसी फसल है, कौन सी ऐसी क्रॉप है जिससे हमारी आमदनी बढ़े। क्योंकि हमें जो तब हमारे बुजुर्गों के पास तो पढ़ाई का खर्चे की बात नहीं थी, पढ़ाई ज्यादा नहीं थी। देखिए आज तो बच्चों को पढ़ाई की फीस चाहिए, आर्थिकी से जोड़ने की जरूरत है। और उसका एग्जाम्पल यही कोट गाँव में मैं देता हूँ आपको कि मेरे जो जंगल से पानी का स्रोत विकसित हुआ, तो जो हमारे तत्कालीन आदरणीय डीएम थे, आदरणीय घड़ियाल जी, वो मेरे जंगल भ्रमण पर आए। जब उन्होंने पानी की वो देखा तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि क्योंकि आज पानी की तराई पहले तो पानी है नहीं और हो रहा, अगर यहाँ पर निकल गया है तो कृपया इस पानी के कुछ योजना बनवाइए जिससे आम लोगों की ये बंजर जमीनें ठीक हो जाए। तो उन्होंने तुरंत कृषि विभाग को भेजा, पूरा कृषि विभाग ने पूरा लेआउट किया। और आप जानते हैं कृषि विभाग ने वहाँ पर एक योजना प्रस्तावित की, वो पानी को वहां से टेप किया, उसको एक टैंक में डाला और उससे जो बंजर खेत थे, जो 10-15 परिवारों के जो बंजर खेत थे, उन बंजर खेतों में उन्होंने एरोनेटिक यानी औषधीय पौधे लगवाने के लिए प्लान किया। और जिसका उद्घाटन अभी पिछले महीने की 1 तारीख को हमारे वर्तमान जिलाधिकारी आदरणीय गोयल जी ने किया उद्घाटन। वहां पर रोजमेरी और जो डेंड्रोलियम, ये 2 स्पेसीज लगाई गई हैं, जिसमें कि महिलाएं रात दिन वहाँ पर मनरेगा के तहत काम कर रही हैं, लड़ाई गुड़ाई का काम कर रही हैं। वहाँ पर स्प्रिंकलर लगा दी है सरकार ने, जैसे खेतों को पानी मिल रहा है। उसका सीधा सा लाभ ये है कि ये रोजमेरी 2 साल के बाद ये 300 रुपए केजी के हिसाब से इसके पत्ते बिकेंगे। और इसकी जो डेंड्रोलियम, इसकी जड़ें जो हैं 1 साल 2 साल के अंतराल में 400 रुपए किलो की बिकेंगी। अगर एक किसान के यहाँ 1-1 क्विंटल भी पत्ते हो गए तो उसकी आजीविका में सुधार होगा कि नहीं होगा। और क्योंकि ये एक छोटा सा मॉडल है, अगर ये पूरे इलाके में और पूरे उत्तराखंड में फैलेगा तो लोगों की इकोनॉमी बढ़ेगी। तो लोग पलायन क्यों करेंगे भाई? जब मेरा एक बेटा, भाई का बेटा है, वो चंडीगढ़ नौकरी करता था, वो घर में आया तो वो आजकल मेरे साथ काम कर रहा है यहाँ पर। वो बच्चा बोल रहा है कि मुझे 7-8 हजार रुपये मिलते थे चंडीगढ़ में फैक्ट्री में, और मैं घर आ गया। लेकिन यहाँ पर तो बहुत बढ़िया हो रहा है, मैं इतना तो जारी करके कमा ले रहा हूँ मनरेगा में, तो मुझे बाहर भटकने की जरूरत। मेरे बच्चे मेरे साथ हैं। अब मैं बच्चों को साथ लेके गया, हरिद्वार में था वो जब, तो उसकी पूरे महीने की कमाई तो बच्चों पर ही खर्च हो गई, उसने एक नया पैसा नहीं बचाया। और आज उसने एक छोटा सा मुर्गी फार्म भी खोला हुआ, कड़कनाथ पाल रहा हो और मुर्गी बेच रहा है, अंडे बेच रहा है। ठीक है, अब उसको सरकार देखे
मैं एक बात और बोलता हूं, सरकार के पास योजनाओं की कमी नहीं है, कमी है तो वहां तक पहुंच नहीं दी। और ये उत्तराखंड में हुआ है कि हम संरक्षण पर जिंदा रहे। कुछ लोग लाभान्वित तो हो गए संरक्षण के नाम पर, चाहे जल संरक्षण हो, पानी का संरक्षण हो या जंगलों का संरक्षण। लेकिन देखिए आज जो मैं संरक्षण मैंने भी किया, लेकिन मैं संरक्षण तक सीमित नहीं रहा। उस पानी के बदौलत आज पूरे गांव में आर्थिकी को एक बड़ा आर्थिकी के बिना आप संरक्षण भी नहीं कर सकते। बिल्कुल, एक बड़ा सवाल और आर्थिकी को लेकर के जंगली जी जो हैं गार्ड गदेरों गांव की लगातार बातचीत करते हैं और एक बड़ा रिसर्च उस पर कर रहे हैं। ये वो जगह है जहां पर अभी जंगली जी बैठे हैं। यहां से हमेशा तमाम जो यूनिवर्सिटियां हैं, विदेशी जो यूनिवर्सिटियां हैं, वहां के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, यहां से डेली उनके साथ इनकी बातचीत होती है, उनको लेक्चर देने का काम होता है। और ये गांव है, ये घर भी, एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन को ये घर भी वो दिखाएं। यहाँ पर सारे तमाम स्टूडेंट आते हैं समय समय पर सीखने के लिए और यहाँ वो रहते हैं, यहाँ वो सीखते हैं कि कैसे वास्तव में रोटियां बेली जाती हैं, कैसे पहाड़ी सब्जी बनाई जाती है, कैसे जो है गांव के माहौल में रहा जाता है और उसके साथ साथ आर्थिकी कैसे एक बड़ा जरिया बन सकती है। ये एक बड़ा अनुसंधान के रूप में लगातार 4 दशकों से भी ज्यादा समय से पहले देश की रक्षा के लिए और अब गांव की रक्षा के लिए जंगली जी ने जो बीड़ा उठाया है, उसके लिए लगातार हम लोग जंगली जी को भी हम लोग नमन करते हैं। और दूसरी बड़ी बात कि सरकार, जंगली जी ने कहा कि सरकार के पास बहुत सारी योजना है, आवश्यकता है वहां तक पहुंचने की कि कैसे वहां तक पहुंचें और उन योजनाओं का लाभ उठाएं। एक अंतिम सवाल जंगली साहब, क्या मैसेज उन तमाम लोगों को, युवाओं को, उत्तराखंड के युवाओं को देना चाहेंगे इस वक्त जो आपको देख रहे हैं? सबसे पहला मेरा एक ही उनसे एक ही विनम्र निवेदन है कि वो पहले तो अपने आप को समझे, अपने पिताजी को समझे, अपने दादा को समझे। और शायद है कि उनको कईयों को तो ये भी पता नहीं है कि उनके परदादा कौन थे। दादा तक तो सबको याद है, लेकिन परदादा कौन थे पहले तो अपने इतिहास को समझे। प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है कि हर युवा पहले अपने इतिहास को खाना ले कि मैं कौन हूँ। जिस दिन मुझे ये पता चल गया मैं कौन हूँ और जिस दिन मेरे परदादा का लहू मुझे याद आने लगेगा कि मेरे परदादा ने कैसे परिवारों को पाला, कैसे हमको जीवन दिया, और तब मेरे दादा हुए, तब मेरे पिताजी हुए, तो आज मैं जो हूँ आई में हूँ, मैं किनकी बदौलत हूँ? अगर वो ये कहते हैं कि मैं अपनी बदौलत हूँ, लेकिन एक बात बताई हूँ कि तुम्हारे जीन्स तुम्हारे बीच जो वो तो तुम्हारे दादा परदादाओं की तरफ से है ना। वो बड़ी भारी बात है कि उन्होंने तुमको इस काबिल तो बनाया, लेकिन उन्होंने कैसे जीवन जिया। अरे जंगल का एक पत्थर भी निकलता था, छोड़ा डूंगू न काट रहे, हवा निकल जाली तो रेगुड़े जाल। व्हाट ए ग्रेट यार। आज हम सारे हिमालय को खोदे फिर रहे। हमारे बुजुर्गों ने कहा कि एक पत्थर मत निकालो वहां से, अगर पत्थर निकाल दो हवा निकल जाएगी। क्या वो थे वैज्ञानिक, हमारे बुजुर्ग थे, बड़े साइंटिस्ट। न गाड़ते ढूंढो, वो पत्थर मत निकालो, हवा निकल जाएगी और रेगुड़े डाल। अरे आज वही हो रहा, हवा निकल रही है, रेगड़े आ रहे हैं, बादल फट रहे हैं। उत्तराखंड में बहुत आपदाएं की घटना हो रही है। हम संस्कृति से नहीं जुड़ पाए। हमारी देखे आध्यात्म, देखे ये हम कुछ भी बन जाएं, कुछ भी कर लें, माने या न माने, कोई भगवान को माने न माने उसे कोई पर, लेकिन आपके अंदर जीन है ना। जब आप गाड़ी में जाते हैं ना और जब धारी देवी से आप गुजरते हैं ना, तो आपकी आंखें अपने आप बंद हो जाती है, न चाहते हुए भी। क्यों होती बंद? आपसे क्यों होते हमारी? हम जब किसी देवी देवता के पास जाते हैं तो हमारी आंखें नीचे झुक जाती हैं। बेशक हम नहीं मानते हैं कि हम बोलते हैं ये ढकोसला है, पूजा पाठ है कुछ, लेकिन जो आपकी आंखें बंद होती हैं वो आपकी संस्कृति है, वो आपके दादा परदादा जो जीन्स आप में वो से, और उसी के दम से उत्तराखंड हिमालय आज पूरे विश्व में धूम मचा रहे। जिस देश का राजा, जिस देश का प्रधानमंत्री राजा है हमारा प्रधानमंत्री, वो उत्तराखंड को सरसब्ज देखना चाहता है। केदारनाथ से उसकी आस्था जुड़ी हुई है। इससे बढ़ के हम उत्तराखंडियों को क्या चाहिए? कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है, और जिस देश का प्रधानमंत्री उस कॉर्बेट नेशनल पार्क में घूम रहा है, उससे बड़ी बात क्या होगी उत्तराखंड के लोगों को? अरे जब राजा आपके बीच है तो आपको तो गौरव होना चाहिए, हमको गर्वान्वित होना चाहिए। लेकिन केवल राजा घूमे यहाँ तक हमें सीमित नहीं रहता। हमें फॉलो करना है अपने ट्रेडिशनल नॉलेज को, परंपरागत ज्ञान को,
सस्टेनेबिलिटी की तरफ, सतत विकास की दिशा में हमें आगे बढ़ना है। और हिमालय का शुद्ध हवा, शुद्ध पानी और शुद्ध मिट्टी और उससे बढ़ के आगे शुद्ध जीवन, इसको जीने की परंपरा को और उसमें हमें संस्कृति को जोड़ के कायम रखना होगा। यदि हम ऐसा कर गए तो आप समझ लीजिए आप तर जाएंगे। मृत्यु तो एक दिन सबकी है ना, आपको पूछा जाएगा। मैं आपसे एक बार अंत में एक बात कह रहा हूं साहब खाली जी, हर आदमी ऋणी है, चाहे वो अरबपति है खरबपति, वो भी ऋणी है। उसने सारे ऋण चुका दिए होंगे, एक ऋण उस पर बाकी है और वो ऋण है हवा का। जानते हैं आप हम प्रतिदिन कितने रुपए की हवा ले रहे हैं? 1,500 से ज्यादा रुपए की हम प्रतिदिन हवा ग्रहण कर रहे हैं। हमने खाने का मूल चुकाया, कपड़े का मूल चुकाया, पढ़ाई पर मूल चुकाया, दुनिया में सारे मूल हमने चुकाए, लेकिन हवा का मूल किसने चुकाया? जब हम मरेंगे तो वहां पूछा जाएगा कि तुझ पर एक ऋण अभी भी बाकी है। अब वो ऋण है मुफ्त में जो तो हवा ले रहा, मुफ्त में जो तो ऑक्सीजन लेता रहा, जिंदा रहा, वो ऋण तुझ पर है। मुफ्त में तो पानी ले रहा है, वो ऋण तुझ पर है। वो ऋण चुकाने के लिए हमें हर युवा को हो, चाहे कि देश प्रदेश में कहीं भी हो, वो सोचना होगा कि वो ऋण कैसे चुकेगा। आप 15 पेड़ लगा के बड़ा कर दीजिए। जिस दिन आपने 15 पेड़ लगा के बड़ा कर दिए, हवा का ऋण आपने चुका दिया कि भाई मैं हवा का ऋण भी चुका के आया हूँ, मैंने 15 पेड़ लगाए और उनको बढ़ा दिया। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं जगत सिंह जंगली जी के जो मिश्रित वन है, मिश्रित जो जंगल है, वहाँ पर हम लोग मौजूद हैं। हमारे साथ भरत भाई मौजूद हैं जो लंबे समय से जगत सिंह जंगली जी के साथ जो हैं जुड़े हुए हैं। कितने सालों से लगभग भरत भाई आप जुड़े हुए हैं? क्या क्या किस तरह के पौधे इस पूरे मिश्रित जंगल में हैं? हमको सर कम से कम यहाँ पे 25-30 साल जंगली जी के साथ में हो गए हैं। यहाँ पे सर 65 प्रजाति के यहाँ पे पेड़ पौधे हैं यहाँ पे जी। उनमें से 20 प्रजाति की कुछ जड़ी बूटियाँ हैं, कुछ घासें हैं जी। तो क्या क्या यहाँ पे जो है आप लोग उगाते हैं, इसके अलावा जो मार्केट में बिक भी सके? जैसे सर वो हल्दी है, अदरक है। अदरक हम यहाँ से बीज के लिए भी देते हैं, बेचने के लिए भी देते हैं। जड़ी बूटियाँ हैं जी। आपको बता दें कि भरत भाई बहुत लंबे समय तक प्रदेश में भी रहे हैं, कई विभिन्न प्रदेशों में रोजगार की तलाश में। जैसे युवा यहाँ से जाते हैं गांव से और कहीं ना कहीं रोजगार की तलाशों में प्रदेशों में चले जाते हैं, लेकिन उसके बाद जैसे ही भरत वापस आए और आज अपने गांव में खुद सक्षम हैं और जंगली जी के साथ जुड़ करके एक स्वरोजगार भी कर रहे हैं। आपको बता दें ये पौधा हम दिखाएंगे यहाँ पीछे, ये पौधे आप देख सकते हैं। इस तरह के तमाम जो पौधे हैं ये लगाए गए। ये किस चीज का पौधा है भरत भाई? ये है सर चूरे का पौधा है। ये चूरा है इस पौधे का नाम। और घी जो वानस्पतिक जो घी होता है उसमें इसका इस्तेमाल होता है। इस तरह के तमाम पेड़ पौधे यहाँ पर मिश्रित जंगल में लगभग 1,60,000 से भी ज्यादा पौधे जो हैं यहाँ पे इस पूरे जंगल में लगाए गए हैं। तमाम तरह के जो हैं ये आप देख सकते हैं। ये जो पौधे हैं ये किस चीज के पौधे हैं भरत भाई? ये फूल है सर। ये फूल है, फ्लावर है। और जंगली जी का एक बड़ा ही सीधा और सरल कॉन्सेप्ट है कि आर्थिकी आधार पर भी कैसे गांव को सक्षम बनाया जाए, और उसी दिशा में जंगली जी ने ये प्रयास भी किया है। ये पूरा जंगल आप देख पा रहे हैं, पूरा वानस्पतिक जो जंगल है, विभिन्न यहाँ पर चाइना से लेकर के, जापान से लेकर के, ऑस्ट्रेलिया से लेकर के अमेरिका तक के जितने पेड़ पौधे वनस्पतियाँ तमाम तरह की चीजें हैं वो यहाँ पर अवेलेबल हैं, यहाँ पर मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो घनघोर जंगल है आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। रिंगाल भी यहाँ पर मौजूद है, जिस रिंगाल की टोकरियाँ और तमाम तरह की जो चीजें बनाई जाती हैं, डिजाइन की जो चीजें बनाई जाती हैं, बहुत सारी चीजें और रिंगाल भी यहाँ पर मौजूद है। और तमाम तरह की ऐसी चीजें कि जो बिकती भी हैं मार्केट में, जिनका रेट भी मिलता है और कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से जो है लोग इनसे जो है संपन्न भी हो सकते हैं। तमाम जो लोग हैं जो रोजगार स्वरोजगार से कहीं ना कहीं जुड़ना चाहते हैं। जंगली जी पहले जो आर्मी में एसएसबी में थे और उसके बाद जो है उन्होंने पहले देश की सेवा की और उसके बाद अब गांव की सेवा लगातार जंगली जी कर रहे हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर जो है जंगली जी, आपसे जुड़ करके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आप जो है कहीं ना कहीं गाँव को एक आर्थिकी सुधार जो है आर्थिकी में सुधार चाहते हैं, गांव वालों की जो जीवनचर्या है उसमें सुधार चाहते हैं और उस पर लंबे समय से लगातार रिसर्च कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। कैसे जो है गांव के खेतों को, जो सीढ़ी नुमा खेत हैं,
कैसे दादा परदादाओं ने बनाया होगा, कितनी कड़ी मेहनत के बाद वो खेत बने होंगे और आज उन खेतों में यदि वो खेत जो है बंजर हैं तो कहीं ना कहीं वो भी सोचने विषय है। लेकिन जंगली जी से जो हमारी बातचीत हुई है, उन्होंने कई ऐसे उपाय बताए हैं, युवाओं के लिए कई ऐसे संदेश दिए हैं ताकि युवा कम से कम अपनी माटी से जुड़े और आर्थिकी आधार पर कम से कम उसको समृद्ध बनाएं और गांव को भी धीरे धीरे समृद्ध बनाएं। जंगली जी के गांव में आज हम मौजूद हैं, यहाँ पर रुद्रप्रयाग जिले के हरियाली क्षेत्र में, और बहुत सारी चीजें आपको सीखने को यहाँ पर मिली होंगी। तमाम जो हमारी बातचीत हुई है, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय